ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अंधेरे को चीरते हुए एक औरत गांव की सुनसान सड़कों पर अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मदद करो। औरत की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। चीखों के साथ एक और आवाज गूंज रही थी और वो थी 1-2 साल के बच्चे की किलकारी, जिसको वो अपने गोद में पकड़े हुए थी। तभी अचानक भागते भागते वो औरत लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। उसने एक बार अपने बच्चे को देखा और जैसे ही खुद को संभालते हुए उसने पीछे देखा तो उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी। जाने दो, मेरे बच्चे को मत मारो। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या फिर से वही सपना देखा? हाँ, फिर से वही औरत जो पागलों की तरह अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी और फिर वही साया। पता नहीं मुझे यही सपना बार बार क्यों आ रहा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसीलिए तो इतनी पूजा पाठ और जाप करती हूँ कि तू सुकून से रहे। पर कुछ करो माँ। तू फिक्र मत कर, मैं कल ही पंडित जी से मिली थी। उन्होंने एक मंत्र दिया है, आज रात उसका जाप करूंगी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नमन और उसकी माँ वैसे तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन उसके पिता के देहांत के बाद वो लोग अब उत्तराखंड में रहा करते थे। नमन कभी भी अपने गांव जाने की बात करता तो ममता हमेशा उसे मना कर देती थी। वो वैसे भी एक बहुत धार्मिक औरत थी, लेकिन नमन के इन सपनों के चलते वो अब कुछ ज्यादा ही धार्मिक क्रियाकलापों में लगी रहती थी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। ममता एक सफेद आटे से बने घेरे में बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। ओम क्लीम शीम, ओम क्लीम शीम, ओम क्लीम शीम। तभी नमन की नींद टूट जाती है और वो देखता है कुछ अजीब से सामग्री और उसके साथ 2 मुर्गे की गर्दन मरोड़कर उसे उस आटे के घेरे में रखा हुआ था और उसकी माँ बालों को खोलकर कुछ अजीब तरह की पूजा कर रही थी। उसने अपनी माँ को इससे पहले कभी ऐसी हालत में नहीं देखी थी। माँ, अब रात के 2:30 बजे ये कौन सी पूजा कर रही हो और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? अरे बेटा, ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ ताकि तुझ पे कोई आंच ना आए। पर इतनी रात में छोड़ो ना ये सब, सो जाओ। नहीं बेटा, ये मंत्र मुझे रात भर जपना ही पड़ेगा जब तक सूरज नहीं निकल आता। तू सो जा। नमन चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। नमन लगभग 17 साल का हो गया था और उसमें अपने अतीत को जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। माँ, क्या हम कभी अपने गांव नहीं जा सकते जहाँ पापा रहते थे? नहीं, भूल कर भी उस गांव का नाम मत लेना। क्यों माँ? आखिर क्यों हमेशा आप मना करती हो? मैं जानना चाहता हूँ। वो जगह अशुभ है, वहाँ सिर्फ दर्द और मौत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। बेटा, बस इतना समझ ले कि मैं तुझे खोना नहीं चाहती। बस अब मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। नमन की आंखों में गुस्सा और जिद साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो अपने गांव जाकर ही रहेगा। और एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया जब उसके स्कूल की तरफ से एक ट्रिप की घोषणा हुई जो मसूरी जाने वाली थी। माँ, स्कूल से ट्रिप जा रही है मसूरी 3 दिन के लिए। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। मसूरी नहीं माँ, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अब मजा आएगा। अगली सुबह नमन अपने बैग में जरूरी सामान लेकर घर से निकल गया और सीधा अपने गांव पहुंचा। वो बहुत खुश था क्योंकि वो बचपन से ही अपने गांव आना चाहता था। नमस्ते काका, मुझे सरपंच जी से मिलना है। मैं राजेश तिवारी का बेटा हूँ।
तिवारी जी का बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तेरी माँ तुझे आने देगी, पर अच्छा हुआ तू आ गया। चल, मैं तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ। सरपंच नमन को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने उसे गले लगाकर उसका स्वागत किया और पुराने दिनों की बातें करने लगे। बेटा, तुम्हारे पिता एक नेक इंसान थे। मैं और तुम्हारे पिता गहरे दोस्त थे। आज के दिन यही रुक जाना, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली में ले जाऊंगा। धन्यवाद काका, लेकिन मैं आज ही हवेली जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, कुछ चाहिए तो संकोच मत करना। नमन अपनी पुश्तैनी हवेली में पहुंचा। हवेली की पुरानी दीवारों से झड़ता प्लास्टर और चारों तरफ लगा मकड़ी का जाला, धूल की मोटी चादर में सुने कमरे, सब कुछ जैसे कहना चाहते थे। नमन दरवाजा खोलते ही, मेरे पापा का घर, आखिर मैं यहाँ आ ही गया। नमन साफ सफाई करके लेट गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। तेज हवाएं चल रही थी। एक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और फिर एक लोरी की आवाज उसके कानों में पड़ी। उस लोरी ने उसे जगा दिया। झूला झूले मेरा राजा बेटा, सो जा तू चंदा तारे, सो जा। नमन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जैसे ही खिड़की के पास गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा राख जैसा सफेद और आंखें खून जैसी लाल जो उसके भीतर झांक रही थी। उसके लंबे उलझे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसने अपनी गोद में एक मरे हुए बच्चे को पकड़ा था। एक पल के लिए उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी और फिर अचानक वो हवा में गायब हो गए। नमन की टांगे कांपने लगी। ये क्या था? नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम था। हाँ, थकान की वजह से वहम। वो वापस सो गया। जैसे ही आंख लगी, नमन ने अपने आप को एक वीराने में खड़ा पाया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तू आ ही गया। अब यही तो तेरी असली जगह है। तेरा ही इंतजार था मुझे। नमन के सामने अतीत के पर्दे खुलने लगी। एक औरत जो बदहवास हालत में नंगे पांव अपने गोद में बच्चे को लेकर भाग रही थी। उसके पीछे कोई था, कोई खौफनाक साया। और फिर अचानक वो औरत गिरती है और उसके सामने वही चेहरा जो नमन ने सपने में देखा था। मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो इसे बचा लो। नमन चीखते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ये क्या था? कौन थी वो? क्यों दिख रहा है मुझे? तभी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बनने लगी, कभी चीखते चेहरों की तरह, कभी मरोड़ खाते शरीरों की तरह। तभी पीछे ठक 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 की धीमी आवाज आई, जैसे कोई चलता हुआ पास आ रहा हो। नमन ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक औरत का साया। उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? वो रुक गई। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। नमन की आंखें अचानक उलट गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह बदहवास हालत में उसकी आंख खुली तो वो पसीने से तरबतर था। कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। बिना कुछ सोचे समझे वो उठकर भागा और सीधे सरपंच के घर जा पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी और आंखों में वही डर, जैसे किसी ने मौत को करीब से देखा हो। सरपंच जी, कुछ बहुत अजीब हो रहा है उस हवेली में। कोई औरत है,
जो सपनों में आती है और अब तो वो जागते हुए भी दिखने लगी है। बहुत दिन से वो घर बंद था बेटा, शायद कोई आत्मा का वास हो गया होगा। मैं पंडित जी से बात करता हूँ, शायद घर की शांति करनी होगी। उस दिन दोपहर में घर की शांति के लिए हवन किया गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब नमन को समझ में आ गया था कि माँ शायद सही कहती थी, यहाँ कुछ है, कुछ बहुत भयानक। उसने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर वापस उत्तराखंड चला जाएगा। उसने बैग में कपड़े डाले और निकलने लगा। तभी इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी, कालिका, लहूलुहान चेहरा, आंखों से झरता काला खून। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं कालिका हूँ, कालिका। कालिका? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कालिका को तो सिद्ध करना पड़ता है ना। तुम? कालिका आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब अंगारे लग रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो। नमन ने बाहर की ओर दौड़ लगाई और सीधे सरपंच के घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हुआ नमन? सरपंच जी, मैंने उससे बात की। किससे? नमन ने कांपते हुए सरपंच जी को पूरी बात बता दी। सरपंच एकदम खड़े हो गए। हे भगवान, यह तो बहुत अजीब बात है। अब हम क्या करेंगे? तभी नमन का फोन बजा। माँ का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। कैसे हो बेटा? माँ आप सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या कह रहा है तू? कहाँ नहीं आना था? हे भगवान, क्या तू उस मनहूस गांव में गया है? नमन, तू अभी गांव के बाहर निकल, मैं आ रही हूँ अभी। फोन रखते ही सरपंच जी ने उसे अपने घर में सोने के लिए कहा। अभी सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। वो अपने आप से बोला, नमन, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, चलो। नमन फिर हवेली की ओर बढ़ा। धीमे धीमे अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए वो फिर से हवेली पहुंचा। अंदर जाते ही उसने देखा कालिका दीवार से टिकी खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आग नहीं, आंसू थे। तुम आखिर चाहती क्या हो? बदला। कैसा बदला? तेरी माँ से। क्या? उसने तुझे मुझसे छीन लिया। तेरे पिता ने मुझे पत्नी के रूप में सिद्ध किया था, क्योंकि उसकी पत्नी माँ नहीं बन पा रही थी। लेकिन मेरे आने के बाद उसने भी आखिर गर्भ धारण कर लिया। और फिर तभी कोई जोर से चिल्लाया, नमन! पीछे ममता खड़ी थी। वो आई और नमन को खींच के ले जाने लगी। चल यहाँ से, तू झूठी है। अब तेरा समय पूरा हो चुका है ममता। वो ममता की तरफ लपकी, लेकिन नमन ममता को लेकर हवेली से बाहर भागने लगा। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कालिका खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। बिना कुछ बोले उसने अपनी शक्ति से ममता को उठाकर दूर फेंक दिया। ममता चीख उठी और जमीन पर गिर गई। तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरी माँ है। और तभी नमन के शरीर में अजीब हरकतें शुरू हुई। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसकी उंगलियां पंजों में बदलने लगी। मुझ में ये क्या हो रहा है? ये क्या है? तुम मेरे पुत्र हो। तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। ये औरत जिसे तुम माँ समझते थे, ये कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो इस काला जादू करने वाली औरत ने मुझे इस घर में कैद कर दिया और तुम्हारे पिता को मार दिया। तो इसने पापा को मारा था? हाँ, और फिर तुम्हें लेकर यहाँ से भाग गई। ममता जमीन से उठी। अब उसके चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी। अब जब सब कुछ जान ही गए हो तो सुनो, मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगले महीने तुम 18 साल के हो जाओगे, तब मैं तुम्हारी बलि दूंगी ताकि मेरा मरा हुआ बच्चा वापस जिंदा हो सके। तो वो सब झूठ था? वो प्यार, वो ममता, वो सब नकली था? हाँ, क्योंकि तेरे जैसा दानव मेरा बेटा हो ही नहीं सकता।
वो सारे पूजा पाठ, वो धार्मिक क्रियाएं असल में एक काले जादू की क्रियाएं थी, तुझे काबू में रखने के लिए। नमन के भीतर कुछ टूट गया था, पर उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, ममता ने जोर से आंखें मूंदी और तेज आवाज में किसी प्राचीन भाषा में मंत्र बुदबुदाने लगी। कालिका कांपने लगी, उसके शरीर से धुआं उठने लगा। नमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके कानों में गूंज सुनाई देने लगी। तुम दोनों का अंत आज ही होगा। कहने को मैं कालिका हूँ, लेकिन असली राक्षसी तो तू है ममता। रुक जा। ममता ने कोई प्रतीक अपने माथे पर खींचा और जमीन के नीचे से काली लपटें उठने लगी। पर तभी नमन की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसने एक चीख मारी, ऐसी चीख जिससे हवेली की दीवारें कांप गई। उसका शरीर भयानक रूप लेने लगा। नहीं, तुम ये कैसे संभव है? अब तेरा अंत तय है ममता। कालिका अब अपने सच्चे रूप में थी। आग से घिरी, आंखों से नीली ज्वाला निकलती हुई। उसका हाथ ममता के सीने को चीरता हुआ आर पार निकल गया। ममता की आंखें फट गई, मुंह से राख और धुआं निकलने लगा। ममता काली धूल बनकर जमीन पर बिखर गई। हमेशा के लिए सब शांत हो गया, लेकिन नमन अब भी कांप रहा था। उसका दानवी रूप धीरे धीरे इंसानी शरीर में लौटने लगा। मैं क्या हूं? तू राक्षस है। मैं तेरी माँ हूं, लेकिन तुझे बांध कर नहीं रखूंगी। अब तू हमेशा के लिए आजाद है, और मैं भी। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, तो ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।